नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि हमने कल ही ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बात किया और जाना कि ज्योतिष शास्त्र होता क्या है उसके बारे में, तो आज हम उसी क्रम में ग्रह दोष से संबंधित और नवग्रह के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह होता क्या है, जातक के जीवन पर ये प्रभाव कैसे डालता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिष अनुसंधान केंद्र लखनऊ के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं, वेद प्रकाश शास्त्री जी। इनसे जानेंगे कि हमारे जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह का क्या प्रभाव होता है जातक के जीवन में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नीरज जी, जो आपका प्रश्न है वो बहुत बड़ा प्रश्न है। कारण यह है कि नवग्रह का विश्लेषण तो हम लोग पूरे जीवन करते ही रहते हैं, वो विश्लेषण चलता ही रहता है। नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं और नए नए तरीके के शोध होते जाते हैं और उसमें बहुत कुछ निकलता है। लेकिन जो जातक है, तो आपने देखा होगा एक लग्न चक्र बनता है। उस लग्न चक्र में 12 खने रहते हैं, 12 भाव रहते हैं, जिसको हम ज्योतिष के आधार पर भाव देते हैं। तो उन 12 भावों के मध्य ही 9 ग्रह और 12 राशियां रहती हैं और उसी खगोलीय गणना के आधार पर उनका स्थान उसमें चिन्हित होता है। चूंकि ज्योतिष तो एक अद्भुत विज्ञान है, तो जब हम लग्न से लगा करके और पूरे ग्रह स्थापित करते हैं तो वो खगोलीय गणना के आधार पर स्थापित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां मना है वहां जिसको मर्जी है उसको आप बैठा दें, ऐसा नहीं। तो उसके माध्यम से जो जिस भाव में ग्रह बैठा होता है वो अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार फल देता है। अगर हम बात करें तो जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और सौरमंडल में जो ग्रह हैं दोनों एक ही होते हैं या अलग होते हैं? दोनों एक ही। जो सौरमंडल ऐसा है कि जिस समय जातक का जन्म होता है और वो पहली बार सांस लेता है तो सौरमंडल से उसका सीधा संबंध जुड़ता है और जो सौरमंडल है उन ग्रहों का प्रभाव जातक के जीवन में उसी दिन से शुरू हो जाता है। ज्योतिष के ग्रह और सौरमंडल के ग्रह भिन्न नहीं है, वो एक ही है और उन्हीं ग्रहों का प्रभाव जातक के जीवन पर समय समय पर जैसा ग्रह का प्रभाव होता है वैसा ही जातक के जीवन पर प्रभाव छोड़ता है। जैसे अभी सूर्य ग्रहण आने वाला है तो सूर्य ग्रहण से संबंधित उसका दुष्प्रभाव और प्रभाव ये दोनों होंगे। किन किन राशियों पर होगा? तो जैसे सूर्य में उतार चढ़ाव आएगा, जैसे ग्रह में उतार चढ़ाव आएगा, उसी तरीके से जातक के जीवन में भी उतार चढ़ाव होता है। ऐसी मान्यता है ज्योतिष। इसमें होता है कि कभी कभी जो भी ग्रह हैं कभी उच्च राशि के होते हैं, कभी नीच के होते हैं, तो ये क्या है उच्च और नीच? ऐसा है कि जैसे 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, तो सभी ग्रहों का सभी राशियों में एक जैसा समन्वय नहीं होता। कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का है तो कोई ग्रह किसी राशि में नीच का है तो कोई ग्रह उसी में समभाव का है। तो अगर किसी राशि में कोई ग्रह नीच का बैठा है तो वो उस तरीके का फल देगा, अगर उच्च का बैठा है तो उस तरीके का फल देगा। तो इन ग्रहों की जो स्थितियां होती जैसे क्रूर, शुभ, अशुभ, तो जब ज्योतिष का हम और विस्तार से विश्लेषण करेंगे तो इन सारी चीजों को
जस्टिफाई किया जाएगा कि कौन ग्रह कौन नक्षत्र में कौन सी राशि में उच्च का है और कौन सा ग्रह किस राशि में किस नक्षत्र में नीच का है, और अगर उच्च का इसमें है तो क्या प्रभाव करेगा, अगर नीच का है तो फिर ये क्या प्रभाव करेगा, क्रूर है तो फिर ये क्या प्रभाव करेगा। तो इस तरीके का जब हम विश्लेषण करते हैं, उसी के बाद तो हम जातक को ये जानकारी देने में कामयाब हो पाते हैं कि ये ग्रह इस समय आपके यहाँ इस स्थिति में बैठा हुआ है, इसलिए आपके जीवन में इस तरीके का उतार चढ़ाव आने की संभावना है। इसके लिए आप इसको शांत करने का उपाय करें या इसको बलि करने का उपाय। तो ये जो उच्च के या नीच के होते हैं, तो शुभ फल कौन देते हैं और अशुभ कौन देते हैं, दोनों में? देखिए, ऐसा है कि ग्रहों का कई तरह के विचार हैं। एक तो ग्रह, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी ग्रह कुंडली की एकादश भाव में बैठा हो किसी स्वभाव का, लेकिन वो शुभ ग्रह ही होता है, अच्छा ही फल देता है। एक मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि अगर कोई ग्रह शुभ स्थान में बैठा है, अच्छे स्थान में बैठा है, उच्च का बैठा है, लेकिन क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो उसका फल बदल जाता है। और कोई क्रूर ग्रह बैठा है और शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उसका फल बदल जाता है। तो इसलिए जब हमारे सामने जन्मांग होता है जातक का, तो उस समय यह निर्णय लिया जाता है कि इसमें जो ग्रह बैठे हैं वो जातक को किस तरह का फल दे रहे हैं या किस तरह का फल देंगे। अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह दोष होते हैं, तो ये बनते कैसे हैं और लागू कैसे होते हैं, मतलब कि जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं जो भी दोष बनते हैं, ग्रह दोष? ठीक बात है, बढ़िया प्रश्न है ये। चूंकि ग्रहों के दोष से बहुत बड़ी घबराहट का एक सिस्टम बन गया है, तो होता यह है कि प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक जातक के जीवन में एक भोग काल है कि सूर्य कितने दिन रहेगा, शुक्र कितने दिन रहेगा, मंगल कितने दिन रहेगा, और जब मंगल होगा तो मंगल में मंगल की जब अंतर्दशा होगी तो क्या परिणाम आएगा, फिर मंगल में जब बुध की दशा होगी तो क्या परिणाम आएगा, मंगल में जब शुक्र की महादशा होगी तो परिणाम क्या आएगा, अलग अलग तरीके से। लेकिन हम एक अगर बहुत छोटे से प्रश्न को देखें कि जैसे मंगल, तो इसका एक फार्मूला है, जो सूत्र बनाए गए हैं कि चौथे, आठवें और त्रिकोण में बैठा हुआ मंगल जातक के लिए अनिष्टकारी, शुभकारी नहीं होता। लेकिन अगर कुछ ग्रह ऐसे हैं वो केंद्र में या त्रिकोण में आते हैं तो मंगल के दोष को कम कर देते हैं, मंगल के दोष को कम कर देते हैं। लेकिन एक मान ये भी आया है, हमने पढ़ा है कि 28 वर्ष के बाद मंगल दोष का अपरिहार्य स्वतः हो जाता है, उसका दोष कम हो जाता है, वो उतना नहीं कर पाता। अब जैसे मंगल दोष जिनको है, तो ज्योतिष में हमारे कहते हैं कि जिनको मंगल दोष है अक्सर उनका विवाह विलंब से होता है, ये उसका फल है, ये उसका दुष्परिणाम। तो इसलिए कहते हैं कि मंगल दोष की पूजन कराइए, मंगल ग्रह को शांत। तो इस तरीके से शनि का है, शुक्र का है, राहु केतु का है, सभी ग्रहों का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उनकी गतियों के आधार पर हम उनके गुण और दोष का निर्धारण करते हैं ज्योतिष में, और उसके हिसाब से जातक को बोल देते हैं। जैसा कि हमारे सौर्य मंडल में देखा जाता है तो पृथ्वी, अरुण, वरुण ये सब है, तो क्या ज्योतिष शास्त्र में भी सेम है? सब सेम है। हमारे यहाँ जो ज्योतिष की गणना है, उसी गणना के ऊपर तो बहुत बड़े स्कॉलर रिसर्च कर रहे हैं। जहां तक ज्योतिष पहुंचा है वहां तक तो अभी इस समय का विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया।
भाई जब इन्होंने कहा, आज बताया कि उत्तरी ध्रुव पर ये स्थिति है, हमने तो हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके बता दिया कि कहां क्या है। पृथ्वी से कितनी दूर है सूर्य, पृथ्वी से कितनी दूर है चंद्रमा, शुक्र की गति क्या है, बृहस्पति की गति क्या है, ये सब कुछ हमारे यहाँ ज्योतिष में, खगोलीय गणना के आधार पर ज्योतिष में सब कुछ निर्धारित है और उसका बाकायदा एक एक डिग्री का सिस्टम दिया हुआ है, जहां तक अभी विज्ञान पहुंचा नहीं। तो ज्योतिष तो अद्वितीय है, हमारे ऋषियों ने जो हमको दिया है उस पर तो अभी लोग पहुंच नहीं पाए वहां तक, और ना अभी पहुंचने की कोई उम्मीद है। ऐसा भी होता है कि ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है कि जो भी ग्रह होते हैं वो राशि परिवर्तन करते हैं समय समय पे। तो राशि परिवर्तन करने से ग्रह का क्या होता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा है कि जैसे सूर्य मेष में है और मेष में उसका फल अलग है, और जब वृष में पहुंचेगा तो उसका फल अलग है। जिस राशि में वो स्थान ले उसी राशि के हिसाब से फल होगा, ऐसा सिद्धांत। भाई अगर आप एयर कंडीशन में बैठेंगे तो आपको ठंडक मिलेगी, और अगर अग्नि के नजदीक बैठेंगे तो आपको तपन महसूस होगा। तो जिस तरीके के ग्रहों में परिवर्तन होता है वैसे जातक के जीवन में भी परिवर्तन के आसार दिखते हैं। वही हम लोगों को उसकी की गणना के आधार पर बताते हैं कि अभी ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा। अगर आप बता दें कि हमारे जो भी दर्शक है देख रहे हैं, उनको अगर बता दें कि जो भी ग्रह है शुभ किन किन ग्रहों को माना गया है, अशुभ किसको माना गया है, क्रूर किसको माना गया है, तो सही। देखिए ऐसा है कि कौन सा ग्रह किस राशि में शुभ ग्रह होगा और किस राशि में अशुभ ग्रह होगा, तो इसका विश्लेषण करने के लिए आप एक दिन समय निकालिए और बाकायदा इसको लिखित में जब आप अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे तो वो इसको बेहतर समझ सकते हैं। और बाकायदा हम लग्न चक्र बना करके ग्रहों को बैठाल करके सब शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, इन सारी जो की गणना आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री थे। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये लगातार देश दुनिया के तमाम भविष्यवाणी करते रहते हैं, चाहे वह राजनीति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, देश दुनिया की ये करते ही रहते हैं भविष्यवाणी। लगातार इनका एक संस्था भी चलता है, लखनऊ में ज्योतिष अनुसंधान केंद्र भी है, जहाँ पे शोध करते रहते हैं, ज्योतिष पर करते रहते हैं। और लगातार आप देखते होंगे कि जो भी न्यूज़ चैनल है, अखबार है, चाहे सोशल मीडिया, सभी साइट्स पे इनकी खबर लगातार पब्लिश होती रहती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।